नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज जो है तीन अहम मुद्दे हैं, दो अहम मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अहम मुद्दा, कल जो नतीजे आने वाले हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के, क्या कुछ सियासी गणित बैठेगा जब नतीजे आएंगे? क्या जो एग्जिट पोल हैं वो सही साबित होंगे या फिर कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेगा? और अगर बदलाव आता है तो क्या कुछ उसका असर होगा? इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपसे थोड़ी देर पहले जो आज खबर आई है उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि डीजल की कीमतों को डीरेगुलेट किया गया है और 4.5 साल बाद करीब जो है डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। जी हाँ, 3.25 रुपए जो है डीजल के 3.37 रुपए आधी रात से रात को 12 बजे से ये कीमतें लागू हो जाएंगी। ये महत्वपूर्ण फैसला हुआ क्योंकि डीजल की कीमतों से महंगाई पर सीधे सीधे असर पड़ता है। जो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो कम होती है। इस पर तमाम लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ भूपेंद्र धर्माणी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेंद्र करश्रेष्ठ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ दिलीप केसिंग हैं, ग्रुप एडिटर जैन टीवी, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजीत वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। इन तमाम लोगों से इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। आइए जरा देखते हैं एजेंडे में भी हमने क्या कुछ डिस्कस किया है। 3.37 रुपए सस्ता हुआ डीजल और डीजल की कीमतें हुई अब बाजार के हवाले। और चुनाव परिणाम से पहले तेज हुई सियासी पैंतरेबाजी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डीजल की कीमतों में काफी सालों बाद जो कटौती हुई है और उसका महंगाई पर किस तरीके से असर पड़ेगा। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दिलीप जी आपके पास ही आएंगे। बड़ा फैसला कह सकते हैं सरकार का कि एक तो डीजल डीरेगुलेट हुआ। लंबे समय से कवायद चल रही थी, यूपीए सरकार का ये फैसला था, हर महीने 50 पैसे कीमतें बढ़ाई जा रही थी डीरेगुलेट करने के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमत घटी है और रुपया जो मजबूत हुआ है, अब नुकसान बंद हो गया है और सरकार कंपनियों को फायदा हो रहा था तो इसका फायदा कंज्यूमर को पहुंचाया गया है। और डीजल की कीमतों से आपको लगता है कितना ज्यादा असर महंगाई पर पड़ेगा? सबसे पहले तो जो 3.37 रुपए की कटौती हुई है, रिडक्शन हुआ है, दाम कम हुए हैं जी, ये अपने आप में बड़ा फैसला, राहत का फैसला है, खास करके महंगाई के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, किसानों के लिए भी। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा फैसला है, इससे भी मार्केट के हवाले कर दिया गया है, बाजार के हवाले कर दिया गया है डीजल की कीमत को। ये दोनों, एक तरफ जहां राहत है वहां दूसरी तरफ जो फैसला है वो राहत लाएगा या आफत, ये देखना पड़ेगा। तो पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है। अजीत जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये प्रक्रिया आज की नहीं, ये प्रक्रिया काफी लंबे अरसे से चली आ रही थी कि पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया गया, डीजल को भी बाजार के हवाले, ताकि सब सरकार के ऊपर जो सब्सिडी बर्डन था वो बहुत बड़ा हिस्सा सब्सिडी का वो पेट्रोल और गैस में जो सब्सिडी दी जाती उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा आता था। पेट्रोल पहले से ही डीरेगुलेट था और डीजल को डीरेगुलेट करने की तैयारी लंबे अरसे से चल रही थी। यूपीए सरकार के दौरान ये फैसला लिया गया था कि 50 पैसे कीमतें हर महीने बढ़ रही थी। अब चूंकि बाजार में कीमतें घटी हैं तो एकदम से फैसला कर लिया गया कि ये सही वक्त है कि कम जब कीमतें हैं उसी समय डीरेगुलेट कर दिया गया है। आपको लगता है कि कम से कम इस समय के लिए लोगों में तो एक मैसेज अच्छा जा रहा है कि कीमतें कम हुई हैं, लेकिन कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आती है और एकदम से शूटअप करते हैं प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो आपको लगता है कि लोगों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं? देखिए, ये डिप्लोरेबल है, ये बहुत ही दुखद फैसला है, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म की बात जब सरकार कर रही थी और जिस तरीके से पेट्रोल को आपने डीरेगुलेट किया था, मार्केट के हवाले किया था, तेल कंपनियां हमेशा से ऑयल पूल डेफिसिट का हवाला देती थी। इस बार डीजल और केरोसिन एक ऐसा ईंधन है जो कम से कम सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, ढुलाई का सबसे बड़ा साधन है, यात्रा की जो यात्री गाड़ियां हैं, जो पर्यटन का सबसे बड़ा साधन है, यात्री गाड़ियों का सबसे बड़ा साधन है। इसको अभी 3.37 रुपए का अगर आप छूट देने के नाम पर अगर सीधे मार्केट के हवाले करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकारी कंपनियां कुछ दिनों में फायदे की बात करेंगी, अपने ऑयल डेफिसिट के घाटे की भरपाई की बात करेंगी, लेकिन जैसे ही प्राइवेट कंपनियां उनके स्तर पे आएंगी और वो मुनाफे की होड़ चलेगी, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यह आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। लेकिन उसमें एक खास बात है कि आप देखें कि पिछले 5 साल से हर महीने 50-50 पैसे दाम बढ़ रहे थे। ये यूपीए सरकार का फैसला था और कोई भी महीना आप लगातार
ये 5 साल से हो रहा है। देखिए 50 अब उसमें क्या है कि आप हर महीना 50 पैसा बढ़ा रहे हैं, हर महीना 50 पैसा बढ़ा रहे हैं। और महंगाई आप देखें अगर, तो महंगाई लगातार जो यूपीए की सरकार रही, जो चुनौती थी यूपीए सरकार के लिए महंगाई को नियंत्रित करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था 100 दिन में हम करेंगे कम, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के उस समय इंटरनेशनल प्राइस भी बहुत हाई था। एक साथ बर्डन ना डालने का फैसला लेके धीरे धीरे उन्होंने, इसलिए महंगाई भी कम नहीं हुई। लेकिन जैसे अभी जो स्थिति है, एक होता है टाइमिंग। अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हो रहा है लगातार, और एक होता है अगर समय, टाइमिंग को देखिए, फैसला का क्या असर होगा, इसके बहुत सारे पहलू हैं। उन तमाम पहलुओं पे हमें अध्ययन करके और एक एक चीज को हमें देखना होगा कि क्या इसका असल में क्या क्या इसका असर हो सकता है असल में ये है। लेकिन इससे निजात नहीं मिल रहा था, उससे तत्काल निजात तो 3 रुपया 37 पैसा आपने घटा करके दे दिया। अब बाजार के हवाले होने के बाद खास करके जो 2 कंपनी है, रिलायंस और एसआर, ये दोनों कंपनियां आप जानते हैं इसमें पहले से भी एक्टिव काम कर रहे थे, लेकिन उतना आक्रामक तरीके से नहीं कर रहे थे। ये सरकारी कंपनियों की एक तरह से मोनोपोली भी थी, और सब्सिडी के माध्यम से वो पैसा तो ले ही रहे थे। ऐसा नहीं था पैसा नहीं ले रहे थे, उनको घाटा हो रहा था ऐसा नहीं था, वो तो अपना फायदा की भरपाई कर रहे थे। अब जो निजी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, वो जब आते हैं, और निजी कंपनियां अगर आएंगी तो क्या सिर्फ भारतीय कंपनियां ही होंगी, या क्या वो बाहर की कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी आएंगी अब बेचने के लिए भारत में तेल? तो जब वो डॉलर में खरीदेंगे और यहां पे बेचेंगे, उससे क्या असर पड़ेगा? मैंने ये तमाम चीजें वो है जो एक विशेषज्ञ से, कई विशेषज्ञ जिनसे पता करना पड़ेगा। लेकिन जो इमीडिएट दिखता है कि जो अच्छे दिन की वो बात करते थे वो तो लाए, लेकिन अच्छे दिन के साथ जो ये बड़ा फैसला उन्होंने किया है डीरेगुलेट करने का, इस डीरेगुलेशन से असल में भारत जैसे अर्थव्यवस्था पे, भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, जहां पर कि गरीबी इतनी ज्यादा है, किसान इतने ज्यादा पहले से ही परेशान है, जहां सिंचाई की एक बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, इन तमाम चीजों से डील करने का मैकेनिज्म सरकार के पास क्या है? या सरकार दिलीप जी, इसमें एक बात है कि चूंकि ये फैसला पहले से तय था, ये सबको पता था कि गवर्नमेंट इतना बर्डन नहीं झेल सकती है, क्योंकि चाहे वो खाद्य योजना से लेकर के इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, और उसमें तेल का जो बर्डन था वो बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट का। और ये बहुत पहले फैसला ले लिया गया था कि गवर्नमेंट अब इस बर्डन को बियर नहीं करेगी, इसे पास ऑन करेगी कंज्यूमर पे। और ये फैसला, बल्कि ये आपको लगता है कि ये सही टाइमिंग पे लिया गया फैसला? मैं एक चीज बताता हूँ, जो क्योंकि अभी नहीं तो 6 महीने बाद तो वैसे भी हो जाता, क्योंकि 50 पैसे बढ़ते हैं। रघुराम राजन साहब जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, और वो किस स्कूल से आते हैं, और अभी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और जो डेवलपमेंट एडवाइजर इकोनॉमिक बने हैं, वो कहां से आते हैं? इससे पहले जो सरकार में लोग थे जिनके ऊपर ये आरोप लगा था, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, चाहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया है, वो कहां से आते हैं? ये पूरी सोच समझ, दृष्टि, नीति कहां से बन रही है, उसको अगर आप देखें तो ये फैसला बहुत स्वाभाविक था। और साथ ही साथ जिस तरह से 50-50 पैसा आप बढ़ा रहे थे, दोनों चीजों को देखें। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी ने लगातार इंडस्ट्री को, दुनिया भर के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक लगातार संकेत दिया है कि वो प्रो रिफॉर्म गवर्नमेंट को लीड करने वाले हैं। और अगर प्रो रिफॉर्म, तो रिफॉर्म के बारे में जो मांग रही है, उनमें से एक ही ये मांग हमेशा रही, डीरेगुलेट। तो उन्होंने आज संकेत दे दिया कि उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया है। इसके असर के कहां तक जाएगा, किस स्तर तक हिट करेगा, पॉजिटिवली या निगेटिवली, उन चीजों को समझना अभी जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। चलिए, कम से कम इसका एक फायदा होगा, क्योंकि भारत में निवेश काफी बढ़ेगा, क्योंकि बहुत पिछली सरकार के दौरान निवेश इसलिए नहीं हो पा रहा था कि कड़े फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा और कड़ा फैसला है। हालांकि टाइमिंग ऐसी है कि इसका फायदा एक तरीके से अभी इमीडिएट फायदा लोगों को मिल रहा है, और इन महंगाई जो है एक बड़ी जो कंसर्न बनी हुई चिंता का विषय थी, उससे सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा।
और जो वो जो आपने सवाल कहा ना कि अगर जी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके दाम बढ़ते हैं, कोई युद्ध की स्थिति होती है, बिल्कुल पे कुछ कर भी नहीं पाएगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर आपने रेगुलेट कर दिया तो आपके हाथ में कुछ है नहीं उसको नियंत्रित करने के लिए। तो सरकार अपने आप को या पूरे बाजार को या पूरे देश को, पूरी स्थिति को, पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरे खास करके गरीब को, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस हो, उसको फिर कंट्रोल करने में उनके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। चलिए धर्मानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी स्थिति में कि हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई है, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, अगर कोई स्थिति जो अभी एक तरीके से चिंगारी है, कहीं वो आग में तब्दील होती है, निश्चित रूप से सबसे पहले जिन इलाकों में अशांति है वो सारे एरियाज वैसे ही हैं जहां पर कच्चा तेल बड़ी मात्रा में है, और वहां पे अगर कोई भी वायलेंस होता है, बड़ी संख्या में होता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इराक हुआ, बाकी जो इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं, ऐसे में आपको लगता है कि सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में कि वो किस तरीके से फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी? अभी कम से कम एक मैकेनिज्म था, और वो क्योंकि डीजल की कीमतों से सीधा सीधा असर महंगाई पे पड़ता है, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, फल सब्जी से लेके हर चीज जो है डीजल की कीमतें बढ़ने और घटने से सीधे सीधे प्रभावित होती है। देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो जो आपने कही कि पिछली सरकार ने एकदम जब पेट्रोल को ओपन मार्केट में खोला था, मार्केट ही उसका प्राइस डिसाइड करेगी, तब ये निर्णय डीजल पर भी लागू करने वाले थे, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा गैप था इसलिए उन्होंने 50-50 पैसे प्रति माह हर महीने उसको बढ़ाने का निर्णय लिया। वो आज तक बढ़ता आ रहा है। और मुझे लगता है, अगर मुझे याद है तो इस दौरान ज़्यादा नहीं तो लगभग 10 रुपए तो बढ़ चुका, 11 रुपया 81 पैसा। हाँ, 11 रुपए 19 इंस्टॉलमेंट में बढ़ के हो गए, बढ़ चुका है। तो 11 रुपया एकदम बढ़ना और उस 11 में से अब एकदम 3.5 कम होना, ये अपने आप में मतलब मुझे लगता है एक बड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत कठोर निर्णय हो सकता है जो लगे, लेकिन उसका जो तात्कालिक प्रभाव है वो तात्कालिक प्रभाव ऐसा नजर आता है कि उसका कोई बहुत ज्यादा असर अपने को नजर नहीं आएगा और उसका लाभ ही नजर आएगा। अब जब उसका लाभ नजर आएगा तो ऐसे में इसका कोई विरोध नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उस तरफ तो सरकार पहले भी जा रही थी, और अगर जो आपने चिंता जताई है, मुझे लगता है ये वैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो सरकार तो पहले ही उस तरफ जा रही थी कि उसको लेवल प्लेइंग पे लाने की कोशिश थी। अगर उसमें सरकार कुछ रिलीफ, बीच में एक चीज बता दूं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। नहीं, मैं उसमें आप जो कह रहे हैं, मैं खाली बीच में एक चीज बताना चाहता हूं कि 2002 में एनडीए की सरकार ने इसको डीरेगुलेट कर दिया था, पहले भी 2002 में इंडिया की सरकार ने अब ये जो बात उसको, और 2004 में यूपीए सरकार जब आई तो फिर से उसने एडमिनिस्ट्रेटेड जो प्राइस मैकेनिज्म जो है, जो रेजिम है, उसको वापस लाया था बैकडोर से। नहीं, पर मैं इसमें उसके बाद ये चीज नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। तो ये जो मेरा ये कहना है, कोई नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए नई पॉलिसी नहीं है। मेरा ये कहना है कि पॉलिसी नई हो या पुरानी, लेकिन अगर सरकार फिर भी जो आपने बात की इन्फ्लेशन, जो आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया है, उसको अगर नियंत्रित करना चाहती है तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत हैवी टैक्स है, लेकिन वो टैक्सेस जो हैं वो हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का अफेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का अफेयर है। वो आपने देखा होगा, पंजाब में रेट हाई हैं, हरियाणा में कई सस्ते हैं, हिमाचल में कुछ है, दिल्ली में कुछ है। उस टैक्सेशन को कंट्रोल करके, उसको सिमिलर करके, उसमें कोऑर्डिनेशन बिठा के इसको फिर भी गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है, मेरा ये कहना है। चलिए, लेकिन अपने आप में पुष्पेंद्र जी फाइनल कमेंट आपसे, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। नहीं, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव भाषणों में कहा अभी जिस तरह से वो अमेरिका में गए, जिस तरह वो जापान में जाके कहे कि साहब देखिए मैंने रेड टेप को हटा दिया है और रेड कारपेट बिठा दिया है। इस देश में आज तक किसी आदमी को ये नहीं पता चल पाता, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद लें जो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, उस पर लिखा होता है मैक्सिमम प्राइस। किसी को ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है, आखिर ये 5 रुपए में बना था, ये 500 में क्यों बिक रहा है। आज तक इस पे कई आंदोलन चले कि साहब इसके ऊपर मिनिमम प्राइस भी लिखे सरकार, तो ये पता तो चले कि भाई ये कितनी चलते
चलते ये कहां तक आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार लगातार महंगाई के खिलाफ बात कह रही है, हो सकता है 3 रुपए की सब्सिडी के साथ जो लॉलीपॉप दिया है, इसको काफी देर चूसने के बाद जो इसमें से आखिर में कड़वाहट होगी, उससे ये देश डरा हुआ है। सब्सिडी इस देश के धनाढ्यों को नहीं चाहिए, अपर मिडिल क्लास को नहीं चाहिए। इस देश की सियासत और इस देश की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, उसको सोशलिस्ट व्यवस्था में कहते हैं। आप हर बार में, हर चीज में हमारे यहां सब्सिडी का मामला है, गैस का मामला हो, चावल का मामला हो, गेहूं का मामला हो। अब ये सरकारें, जो राज्य सरकारों ने ये योजनाएं चला रखी है कि 1 रुपए में चावल, इसका कितना ज्यादा सरकारों पर असर पड़ता है जो टैक्स पेयर लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार धीरे धीरे सब्सिडी खत्म करके भारत के बाजार को उन भूखे शेरों के सामने छोड़ देगी जहां उसका कोई बचाने वाला नहीं होगा। वो गरीब जो इस देश में 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है, जिसको इस किस्म की टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, वो कहां जाएगा? अगर यह स्थिति शुरू हुई है तो क्या कुछ दिन के बाद हम सोचेंगे कि जो गेहूं के प्राइसेस होते हैं, जो सरकार कहती है कंट्रोल करेंगे। आप दुनिया के हर प्रोडक्ट पे तो कहते हैं कि साहब मिनिमम प्राइस, लेकिन गेहूं के प्राइस पे किसान को यह क्यों नहीं इजाजत है कि वो अपना गेहूं 2000 रुपए क्विंटल बेचे? वहां सरकार उसको रोक लगाती है। मेरा कहना यह है कि क्या वो वक्त जल्दी दूर तो नहीं है कि पता चला गेहूं के ऊपर से भी कंट्रोल हट गया, बिल्कुल ओपन हो चुका है। तो जो इस मार्केट में वही टिकेगा जिसकी जेब में पैसा है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है, या तो वो कटोरा लेगा या वो मर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज की स्थिति में ही इस देश के अंदर 2 वक्त की रोटी जुटानी महंगी पड़ रही है। और जब भी महंगाई की बात होती है तो आलू की, प्याज की, टमाटर की। अब कल सरकार ये कहेगी कि साहब ये किसान प्राइवेट उगाते हैं, हमारा इससे क्या लेना देना है? तो महंगाई बढ़ेगी तो ओपन मार्केट, तो आप जब ओपन मार्केट में सब कर देंगे, उसके लिए आपने देशवासियों को तैयार नहीं किया है। एक ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं जहां मुझे लगता है कि आपने खुले शेर के सामने उस गरीब आदमी को छोड़ दिया है कि ये लो 3 रुपए तुम्हें हमने सब्सिडी दे दी है, इसके बाद खत्म, इसके बाद तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मेरा ये कहना है, जो आपने बात कही बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर सरकार जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको भी ओपन मार्केट में छोड़ देती है तो ये जो आप बात कह रहे हैं इसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि किसान जब अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत तय करना शुरू करेगा, किसान तय तो, वायदा बाजार तय कर रहा है आजकल तो ज्यादातर कमोडिटी मार्केट के किसान को नहीं मिल रहा है, किसान को नहीं मिल रहा है। वही कह रहा हूं, अगर ओपन मार्केट अगर आप करेंगे तो किसान को तभी पैसा नहीं मिलेगा। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन किसान अगर उससे लाभान्वित तो उसकी, अगर उसको मतलब लाभकारी मूल्य मिलते हैं गेहूं के, जो भी मार्केट में रेट हो, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का हल अपने आप, हाँ इन्फ्लेशन होगा लेकिन वो गरीब तक भी जाएगा पैसा, जो उसका असली जिसके ऊपर इफेक्ट इसमें तमाम पहलू हैं। इसमें एक बड़ी बहस की आवश्यकता है। मैं इसमें केवल एक ऐड करना चाहता हूं कि बीच में जो 50 पैसे जो सब्सिडी की बात थी, हर महीने 50 पैसे बढ़ाया जाएगा, वो इलेक्शन टाइम में सस्पेंड किया गया था। तो ये एक पॉलिटिकल मूव है और था। दूसरी बात ये कि अब विंटर सेट इन हो रहा है, अब जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं वो फिर से तेलों के दाम बढ़ाएंगी, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो कीमतें घटी हैं और $88 पर बैरल तक जो पहुंचा है कच्चा तेल की कीमत, वो इस वजह से पहुंची है क्योंकि जापान और चीन के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार, जी प्लेयर आएंगे, देश और दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर आएंगे जी, और तमाम लोग अगर बाजार में कम्पीट करेंगे तो क्या इसका सिर्फ निगेटिव ही असर होगा, ये भी मान लेना तत्काल? मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है इसका पॉजिटिव भी हो कि दाम कम भी बिके, चलिए उम्मीद कर सकते हैं। इसके तमाम पहलू हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कच्चा तेल तो लाना ही पड़ेगा बाहर से। तो वो अगर कीमतें अगर वहां पे अगर बढ़ेंगी तो कंपनियां भी तो कहीं ना कहीं से उनको भी तो अपना मुनाफा कमाना ही है। जनता के जो कंज्यूमर है उनके पॉकेट से ही लेगी, लेकिन ज्यादा देने वाले होंगे जी, तो कंपटीशन का मतलब कभी कभी होता है, उससे फायदा भी होता है, हमेशा नुकसान नहीं होता है। लेकिन कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बदलना, वहां पे गवर्नमेंट की नजरें रहेंगी, गवर्नमेंट उसको नियंत्रित करते रहेंगी। गवर्नमेंट एक वो कितनी प्रभावी ढंग से काम करती है या बिल्कुल सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए काम करती है, वो तब पता चलेगा। चलिए इतना जल्द ये फैसला देना कि ये कॉर्पोरेट के हक में ही है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी शायद, मुझे लगता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है। तमाम पहलू है जिस पर विस्तार पूर्वक एक बड़ी बहस की आवश्यकता है। तमाम अर्थशास्त्रियों के साथ इस पर हम एक बड़ी बहस करेंगे, लेकिन अब एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बड़ी बहस। जी हाँ, कल क्या होगा इस पर चर्चा, क्या कुछ मायने निकलेंगे कल नतीजों के बाद, क्या कुछ समीकरण बनेगा, इस तमाम मुद्दे पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बात करते थे डीजल की, लेकिन अब बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे की एक और। जी हाँ, कल जो है नतीजे आने वाले हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के। क्या कुछ होगा? जी हाँ, क्या कुछ होगा, पहले बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ भूपेंद्र माणी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है पुष्पेंद्र कुलशेष जी। हमारे साथ दिलीप के सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। हमारे साथ अजीत वर्मा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा एक नज़र डालते हैं कि आखिर में महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है और बदलते समय के साथ किस किस ने कब कब संभाली है कमान। आइए जरा इस खास रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं। महाराष्ट्र यानी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, शेयर बाजार, बॉलीवुड की चमक दमक के साथ साथ सूखती फसलों और मरते किसानों की खबरें, और इन सब के बीच अनिवार्य तौर से लिपटी हुई सियासत। जी हाँ, इस प्रदेश के एक दो नहीं कई चेहरे हैं। कभी मुगलकालीन दक्कन से अंग्रेजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, फिर आजादी के बाद बॉम्बे स्टेट और उसके बाद महाराष्ट्र। ये भारत में भाषा के आधार पर बंटने और बनने वाला एक नया राज्य था। अलग राज्य के लिए प्रदर्शन और सैकड़ों मौत के बाद बॉम्बे स्टेट को दो हिस्सों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के जन्म के साथ ही महाराष्ट्र में सियासत की नई पारी की भी शुरुआत हुई। 1960 में नए राज्य का दर्जा मिलने के साथ ही सूबे में कांग्रेस का युग शुरू हो गया। पहले मुख्यमंत्री बनाए गए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यशवंतराव चौहान करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 1962 में चौहान के केंद्रीय गृह मंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस ने मारुतराव कानवार को सूबे का नया सीएम बनाया, लेकिन 1 साल बाद उनकी मौत हो गई। लिहाजा पीके सावंत नए कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाए गए, वो भी महज 10 दिनों के लिए। अब 1963 में पार्टी का नया चेहरा थे कद्दावर कांग्रेसी नेता बसंतराव नाइक अगले 3 टर्म यानी करीब 11.5 साल तक लगातार सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे। ये दौर कांग्रेस का था और बसंतराव नाइक ही उसकी पसंद बने रहे। महाराष्ट्र के सियासी सफरनामे में नाइक बतौर मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहे। कांग्रेस नाइक की रहनुमाई में 2 चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन अब केंद्र की राजनीति बदल रही थी। इमरजेंसी से ठीक पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नाइक की छुट्टी कर दी और केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे शंकर राव चौहान को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बीच वक्त भी तेजी से बदल रहा था और सियासत भी। 2 साल बाद जब आपातकाल खत्म हुआ तो चौहान को भी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब सूबे की सत्ता के अगले वारिस थे वसंत दादा पाटिल ने 2 टर्म यानी अप्रैल 1977 से जुलाई 1978 तक कुल 453 दिनों तक सत्ता संभाली, लेकिन युवा कांग्रेसी नेता शरद पवार की बगावत के चलते ये सरकार धराशायी हो गई। यह इमरजेंसी के बाद का दौर था। कांग्रेस छोड़ने के बाद कद्दावर मराठा नेता शरद पवार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेकर आए। पवार को जनता पार्टी का साथ मिला और महाराष्ट्र में गठबंधन की पहली सरकार बन गई। अब सत्ता के पावर हाउस थे महज 38 साल के युवा नेता शरद पवार। इस बीच केंद्र में इंदिरा गांधी की सत्ता में दोबारा वापसी हुई और उनके प्रधानमंत्री बनते ही महाराष्ट्र में पहली दफे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा में बहुमत के बाद भी पवार की सरकार केवल 580 दिन ही चल सकी। प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में लौटी और इस बार पूरे 15 सालों के लिए। इस दरमियान पूरे 8 मुख्यमंत्री आए और गए। AR अंतुले को सूबे का पहला अल्पसंख्यक सीएम चुना गया, लेकिन भ्रष्टाचार का दाग लगने के चलते 1.5 साल के भीतर ही इंदिरा गांधी ने अंतुले को हटा दिया। अंतुले के बाद अगले 13 महीनों के लिए बाबा साहेब भोसले नए मुख्यमंत्री बने। अब आलाकमान ने एक बार फिर बसंत दादा पाटिल पर भरोसा जताया और पाटिल तीसरी बार महाराष्ट्र के मुखिया बने। करीब 2.5 साल तक सरकार चलाने के बाद पाटिल भी बदले गए और शिवराज पाटिल नए सीएम बने। 1 साल के भीतर ही उनको भी चलता किया गया और फिर शंकर राव चौहान को दोबारा सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई अगले 2.25 सालों के लिए। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना आक्रामक तरीके से उभर रही थी, लिहाजा महाराष्ट्र में कांग्रेस बचाए रखने के नाम पर शरद पवार 1987 में फिर कांग्रेस आई में लौट आए, 12 निर्दलियों के समर्थन के साथ। लिहाजा इनाम के तौर पर पवार को दोबारा सीएम बनाया गया। 1991 में पवार को केंद्र में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिली और महाराष्ट्र में सुधाकर राव नाइक नए मुख्यमंत्री बने। मार्च 1993 में पवार एक बार फिर लौटे और तीसरी बार राज्य के मुखिया बनाए गए। मार्च 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। बाला साहब ठाकरे का कद बढ़ता जा रहा था
अब सत्ता में शिवसेना थी और सीएम बने शिवसेना के मनोहर जोशी। तकरीबन 4 साल बाद नारायण राणे को शिवसेना ने सूबे का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। 1 साल के भीतर ही 1999 में राज्य में चुनाव हुए और कांग्रेस ने सत्ता में फिर वापसी की और इस बार कांग्रेस की पसंद थे विलासराव देशमुख। करीब 4 साल बाद देशमुख को भी पद छोड़ना पड़ा और अगले चुनाव तक सुशील कुमार शिंदे बतौर सीएम कुर्सी पर काबिज हुए। 2004 के चुनाव में कांग्रेस फिर जीती और विलासराव देशमुख फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन 2008 में मुंबई पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। उसी दौरान देशमुख को केंद्र में मंत्री बनाया गया और अशोक चौहान को सत्ता संभालने का मौका मिला। पर आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद चौहान को कुर्सी छोड़नी पड़ी और पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र का नया मुखिया बनाया गया और कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा 2014 का चुनाव पृथ्वीराज चौहान के चेहरे पर ही लड़ा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभ्रांत मिश्र, जैन टीवी। चलिए, समय समय पर तमाम चेहरे बदलते रहे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। दिलीप जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। तमाम जो इतिहास हमने देखा, इस इतिहास को देख करके एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस में चेहरे जरूर बदलते रहे, लेकिन सत्ता का जो वर्चस्व रहा है वो मोर और लेस कांग्रेस का ही रहा है। एक टर्म ऐसी रही जिसमें शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई है। स्थितियां आपको लगता है कि दोबारा बदलती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में? 15 साल से लगातार कांग्रेस और एनसीपी की वहां गठबंधन की सरकार है और शायद पहली बार ये स्थिति बन रही है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही बुरी तरह से पराजित हो। तो मुझे लगता है कि उनके लिए वो मान, उनमें से कई लोग, जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, जिस तरह से पूरा चुनाव अभियान चला और लास्ट के 2 दिनों के अगर अभियान को आप देखें, कांग्रेस और एनसीपी के अभियान को अगर आप देखें, तो मुझे लगता है उन लोगों को इस बात की पूरी तरह से वो जानते हैं कि वो अब सत्ता में वापस नहीं लौट रहे हैं। एग्जिट पोल भी वही कह रहा है। मैं एग्जिट पोल पे ना तो पूरा भरोसा ना थोड़ा भरोसा, उनको मैं मानता हूं कि चलिए दिल बहलाने के लिए अच्छा है तब तक हम, लेकिन एग्जिट पोल को अगर हम छोड़ दें तो भी जो रुख है वहां पे और जो चुनाव अभियान रहा एनसीपी और कांग्रेस का, उसको देख के उनके उसमें जो आत्मविश्वास की कमी थी, उसमें जो विश्वास की कमी थी, उसमें जो भरोसा लोगों का जो एक टूटा है, वो लगता है कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ साफ साफ लोगों ने संकेत दिए हैं। अब अगर ये बदलाव के संकेत लोग दे रहे हैं और पहली बार ऐसा है, आप अगर देखें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी क्रेडिबल चेहरा नहीं बचा है। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान की बात कर ले, चाहे अशोक चौहान की, विलासराव देशमुख नहीं है, तो कांग्रेस के पास कोई कद्दावर और क्रेडिबल दोनों चेहरा नहीं है। एनसीपी के शरद पवार जी सत्ता के साथ घुलनशील व्यक्ति की तरह देखे जाते हैं। जहां सत्ता मिले वहां वो घुल मिल सकते हैं, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो चुका है। पश्चिम महाराष्ट्र में जहां उनका गढ़ है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, वहां पे भी उनकी जो पकड़ है, उनकी बेटी और भतीजा दोनों ही उनके विरासत को आगे ले जाने वाले कोई जमीनी नेता बने हो, वो स्थिति नहीं है। और पहली बार सीधे सीधे अगर चुनौती के रूप में देखें, वहां पे अगर लड़ाई हुई भी है इस चुनाव में, लड़ाई अगर हुई है तो बीजेपी और शिवसेना के बीच लड़ाई हुई है। मैं इस लड़ाई को इस तरह से देखता हूं। और कल के चुनाव परिणाम में क्या होता है, क्या वोट बटेगा, कौन कौन लोग बांटेंगे, उस वोट का बटने से, अब जैसे वहां पे मुस्लिम वोट जो है बहुत साफ तरीके से बटा है। उसका फायदा नुकसान किसको होगा, कितने वोट से मार्जिन क्या होगा, इससे क्या उम्मीदवार जीत सकते हैं, इस गणित में मैं नहीं जा रहा हूं अभी। लेकिन एक अगर ब्रॉड आप एक तस्वीर को देखें तो पहली बार ऐसा लगा है कि सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी और कांग्रेस और एनसीपी इस लड़ाई से बाहर थी। अगर आप इसको देखें, और लड़ाई अगर थी तो वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में हो रही थी और उसके एक दूसरे के सामने वही दिख रहे थे। मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे की चुनौती बहुत बड़ी है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की चुनौती तो है ही, क्योंकि अगर हार होती है या जीत होती है, अगर जीत होती है तो भी उनके लिए चुनौती बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दोनों तरफ से उनके लिए चुनौती है। जी, अजीत जी, आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद एक और तस्वीर, एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। इस पूरे जो बातचीत अभी दिलीप जी ने बताई, अभी की जो स्थिति बनी हुई है, आप इससे पहले भी तमाम
घोटाले बीच बीच में सामने आए, लेकिन इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो बात थी वो इससे पहले इस तरह देखने को मिली नहीं। कारण इसके पीछे आप क्या मान रहे हैं? देखिए 15 साल मतलब कि 3 गुना एंटी इनकम्बेंसी, तो लगातार वो इससे पहले भी अभी हम जो पैकेज के जरिए देख रहे थे, लंबे समय तक वहां पे कांग्रेस ने राज किया, 3-3 4-4 टर्म रहा, लेकिन इस तरह की, और जब हारी भी है कांग्रेस, तो इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जैसी इस बार देखने को मिल रही है। देखिए वो आप समय और काल की बात कर रहे हैं, आप इस काल में हैं तो इस काल की हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस काल में भी यही सब कुछ हुआ होगा, यही घोटाले और यही महंगाई और यही सारी बातें। खाली मैं बीच में मैं जोड़ दूंगा, उसमें बहुत अंतर है। जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, तो वहां के जो केंद्रीय नेतृत्व, जो कि स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ तो लोग हैं ही, जो केंद्रीय नेतृत्व का जो मोराल है वो इतना डाउन है। आप देखिए 15 साल गुजरात में, मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी वहां भी थी, लेकिन वहां पे नेताओं का मोरल डाउन नहीं था। वहां पे छवि वाले नेता शिवराज सिंह चौहान हो, डॉक्टर रमन सिंह में है, जिनकी अपनी विश्वसनीयता भी जमीन पे थी। उसके साथ एडिशन हुआ नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही बात तो ये जो है स्थिति महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ, उनके पास कोई नेता ही नहीं बचा है। देखिए गुड गवर्नेंस का भी जमाना है, लोग अब गवर्नेंस, देखिए मोदी साहब अभी प्रधानमंत्री पद पर हैं, लेकिन जब विधानसभा तीसरे टर्म वो जीते थे तो उनके वोट में और उनके सीटों में कमी आई थी, आप गौर कीजिएगा। तो पॉपुलैरिटी हमेशा पॉपुलर लीडर की तरफ नहीं जाती, जनता अब जागरूक हुई है। मैं जो कहना ये चाह रहा हूं कि मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है, वहां पे बेसिकली मराठा, गैर मराठा, ब्राह्मण, ओबीसी या दलित या फिर इसके अलावा मुस्लिम, बाहरी, गैर बाहरी, ये बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। आप देखिए मायावती की पार्टी ने 200 सीटों से अधिक पे चुनाव लड़ा। अभी चर्चा नहीं हो रही है कि कितनी उनको सीटें आ रही हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो डेंट करेगा। एमएनएस को आप बहुत कम सीटें दे रहे हैं, तमाम पोल, एग्जिट पोल में अभी ये आ रहा है, तो जाहिर है अभी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। ये जरूर है कि अभी फिलहाल जिस तरह से मोदी साहब का धुआंधार प्रचार हुआ है, तो अभी ये डिसाइसिव लग रहा है कि बीजेपी के फेवर में हवा है। और चूंकि पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी है, दोनों गठबंधन जो मुख्य गठबंधन थे वो टूटे हैं, अलग होकर लड़े हैं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान की बात कही जा रही है वो शिवसेना को कही जा रही है, क्योंकि शिवसेना मुख्यमंत्री पद का दावा कर रही थी, लेकिन उसको अब कम सीटें दिखाया जा रहा है। तो अभी बहुत कुछ डायनामिक्स चेंज होने वाला है। कल सुबह 8 बजे के बाद जब आप देखेंगे जैसे जैसे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी, हम पार्टियों के रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे और तब इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दिलीप जी ने एक बात कही यहाँ पर कि नेता कांग्रेस के पास नहीं बचा है, यहाँ कोई नेता ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन नेता नहीं है, लेकिन बहुत है, विश्वसनीयता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन तो कांग्रेस नेता नहीं है या विश्वसनीयता कम है। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर के तमाम नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और अलग अलग पार्टियों में, चाहे वो शिवसेना हो, उसने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी, उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने, बीजेपी के अंदर लंबी लाइन लगी हुई है, कांग्रेस और एनसीपी के पहले से ही डिक्लेयर्ड है। आइए जरा इस पर ही एक खास रिपोर्ट देखते हैं, खासतौर से बीजेपी में कौन से ऐसे वो चेहरे हैं जिन पर जो है सब लोग अब दांव लगा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में एग्जिट पोल ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर क्या बताया? दोनों ही राज्यों में सीएम पद के दावेदारों की रेस तेज है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। यहाँ बीजेपी में सीएम पद के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का नाम इनमें सबसे तेज और आगे भी चल रहा है। फडणवीस की खासियत या यूं कहें उनकी ताकत यह है कि वे नितिन गडकरी की पसंद और संघ के भी करीबी हैं। साथ ही वे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की भी पसंद थे। इसके अलावा बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बीच भी उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। बावजूद इसके फडणवीस ब्राह्मण हैं, युवा हैं और महाराष्ट्र में ताकतवर मराठा सियासत के बीच खुद को सेट करना इतना सहज भी नहीं। वैसे अगर बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली तो दूसरे से सहयोग के नाम पर नितिन गडकरी इनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिश बखूबी कर सकते हैं। बीजेपी में दूसरा ताकतवर नाम महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष है, एकनाथ खड़से भी। उनकी ताकत यह है कि वे 2010 में एक तो नेता विपक्ष चुने गए। इससे पहले जब शिवसेना बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार थी वे वित्त मंत्री रहे। इसके अलावा भी उनके पास मंत्रालय रहे। खड़से जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वैसे खड़से की कमजोरी ये है कि फिलहाल उन पर किसी बड़े नेता का वरद हस्त नजर नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने अपनी दावेदारी पेश करने में खुद को पीछे भी नहीं छोड़ा। तीसरा नाम विधान परिषद में नेता विपक्ष विनोद तावड़े का है। मराठा तावड़े खुद को इस रेस में किस तरह पेश करना चाहते हैं ये इससे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने बाकायदा इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा।
महाराष्ट्र की मराठा राजनीति में उनका मराठा होना उन्हें अपने आप में ताकतवर बना देता है। वे संगठन से करीबी से जुड़े हैं, लेकिन जमीनी नेता के तौर पर खुद को शायद अब तक पूरी तरह से साबित नहीं कर पाए। बीजेपी में कहने के लिए चौथा, लेकिन चुनाव से पहले सबसे ताकतवर नाम उभर कर अगर कोई सामने आया तो वो था पंकजा मुंडे का। महाराष्ट्र के एक ताकतवर सियासी परिवार की सदस्य, पहले से विधायक, जी हाँ, दिग्गज रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, जिन्हें गोपीनाथ ने पहले ही सियासत में आगे कर दिया। बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे के नाम पर सहानुभूति के तहत चुनाव प्रचार के दौरान पंकजा मुंडे का नाम चलाया, जो अब तक तेजी से चल रहा है, और खुद पंकजा भी खुलकर खुद को पेश कर रही है। वैसे पंकजा के लिए कमजोर पक्ष उनका अनुभवहीन और बेहद युवा होना। इन 4 नामों के अलावा कुछ डार्क हॉर्स भी जो सीएम पद की रेस में अपने आप पहले से ही आगे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम नितिन गडकरी का है। 2009 के बाद अचानक बीजेपी का बड़ा नाम बन जाने वाले नितिन गडकरी आज पार्टी के कद्दावर नेता हैं। गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में वो निर्विवाद रूप से बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि वे ये कह जरूर रहे हैं कि वे केंद्र की राजनीति में खुश हैं, लेकिन सियासत में हर बयान के पीछे एक बहाना भी छुपा होता है। फिलहाल उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे पार्टी के कद्दावर चेहरा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संघ के चहेते हैं, विकास का चेहरा हैं, कर्मठ, बेबाक और मुखर हैं। उनके पास केंद्र और राज्य में मंत्री पद का अनुभव भी है, संगठन में मजबूत पकड़ है और मोदी लहर ही सही, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव जीतकर खुद को जमीनी नेता के तौर पर भी साबित कर चुके हैं। हालांकि उनकी कमजोरियां भी हैं। एक तो वो ब्राह्मण है, गैर मराठा, शिवसेना से 36 का आंकड़ा है और केंद्र में वो बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी तरह एक नाम प्रकाश जावड़ेकर का है। उनकी ताकत यह है कि वो पार्टी का मीडिया में सबसे मजबूत चेहरा है, शीर्ष नेतृत्व से अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनकी कमजोरियां भी, जनाधार की कमी और राज्य की राजनीति में उनकी सक्रियता कम है, वो भी गैर मराठा। महाराष्ट्र और हरियाणा में एग्जिट पोल। चलिए, तो तमाम नाम सामने आए और सबकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। नितिन गडकरी, एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं रेस में मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने 2 रिपोर्ट देखी, एक तरफ जहां हमने इतिहास देखा और दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल बता रहा है, जो एक मूड बता रहा है कि कांग्रेस एनसीपी जो है एक तरीके से इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी शिवसेना है और सिर्फ बीजेपी के अंदर तमाम लोग उत्साह में आकर के खुद की दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं और कौन सा नाम आपका फेवरेट है? देखिए, फेवरेट नाम पहले बता दें। फेवरेट नाम तो मैं नहीं कोई मेरा फेवरेट हो सकता, जो परिस्थितियां हैं, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता को देखते हुए क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, उसमें तो जो 2-3 जो बड़े क्लेमेंट हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम है और पंकजा मुंडे आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने जो दिलीप ने इशारा किया कि एक चुनौती तो ये थी कि किसी तरीके से, जैसे भी दोनों राज्यों के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का ना कोई संगठन था, ना जनाधार बहुत बड़ा था, और पहली बार अपने बल पे चुनाव वो लड़ी, तो नरेंद्र मोदी अगर थोड़ी देर के लिए, अब से चंद घंटे पहले तक का जो एग्जिट पोल है उसी को हम आखिरी मापदंड मान लें, तो अगर हम ये देखें तो नरेंद्र मोदी ने एक तो जिसे कहते हैं बाधा क्रॉस कर ली कि वो पार्टी को यहां तक ले आए, अगर हम एग्जिट पोल को मान लें। लेकिन दूसरा सवाल जो सबसे बड़ा है, हरियाणा में भी होगा और महाराष्ट्र में भी होगा कि अब सिर्फ ये कह देना कि जो संविधान की प्रक्रिया है उसके तहत वो विधायक दल आएंगे, जो चुने जाएंगे, ये कहने में हर पार्टी को अच्छा लगता है। लेकिन अब जो भी मुख्यमंत्री इन 2 राज्यों में बनेगा, नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे हैं कि मैं हूं और जब तक मैं हूं मुझ पे विश्वास करो। उनको लोगों ने उन्होंने ये नहीं बताया लोगों को कि एक्स को आप जिताइए या वाई को जिताइए। उन्होंने ये नहीं कहा कितने कांग्रेस से हमारे पास आए, कितनी दूसरी पार्टियों से आए, कितने करप्ट हैं, कितने नहीं करप्ट हैं। लोगों ने नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पे दोनों जगह वो बहुमत दिया है जो अभी भी फिर बार बार कह रहा हूं एग्जिट पोल दिखाता है। अब इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो नरेंद्र मोदी की प्रतिबिंब होगा, और वो उस तरीके से कांग्रेस की तरीके से एक्सक्यूज नहीं ले पाएंगे कि एक बार में 7 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, दिल्ली में 5 साल के अंदर 4 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री
चाहे वो वहां से चुने या दिल्ली से भेजें। दिल्ली से भेजने का मुझे सवाल इसलिए कम लग रहा है कि महाराष्ट्र से सिर्फ 2 ही मंत्री हैं इस वक्त हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, और उसमें से एक मंत्री की क्रेडिबिलिटी यह है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो उनको एक जिसे कह सकते हैं कि लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य में सबसे आगे हैं। दूसरी बात हम एक ये देखें कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो राज्य का चुनाव हो रहा है, इन राज्यों के अंदर जो एग्जिट पोल नजर आता है, तो जो लोकसभा में जीत हासिल की है 23 और 18 जो सीटें लोकसभा में शिवसेना और बीजेपी को मिली हैं, अगर हम उसका भी आधार माने तो कुल मिला के 225 सीटों के ऊपर शिवसेना बीजेपी को जीतनी चाहिए। एग्जिट पोल के मुताबिक तो ये आंकड़ा वहां तक पहुंचता है। स्थिति बस खाली इतना बता दीजिए मुझे, दिल्ली से होगा या राज्य से होगा? 100% मुख्यमंत्री राज्य से होगा। कौन होगा आपका फेवरेट? मैं फिर कह रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे के बीच में मामला है। क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी का कार्ड खेल के मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाले चुनाव में फायदा ध्यान में रखे? इशारा पंकजा मुंडे, पहला नाम जो हमारे पैनलिस्ट की तरफ से आया, पंकजा मुंडे पर पुष्पेंद्र जी का मानना है कि ओबीसी की वजह से उनको वरीयता दी जा सकती है। धर्माणी साहब, आपका रिएक्शन, और आपको कौन सा लगता है कि मुख्यमंत्री बन सकता है संक्षेप में? नहीं, महाराष्ट्र में या हरियाणा में? अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप दोनों जगह बना दें। नहीं, मैं तो आपको बनाने को तैयार हूं, पर आप ज्यादा नहीं चाहते। चलिए, हरियाणा में बाद में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि जो बात अभी आई है उसमें लगता है कि जैसे जो रीजनल क्रेडिबिलिटी की बात जहां तक आती है, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव हुए राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? मध्य प्रदेश के, वहां के रीजनल लीडर की क्रेडिबिलिटी थी। हालांकि नरेंद्र मोदी का भी काफी कुछ स्टेक पे था, लेकिन वहां पर ये बात नहीं आई। जो पुष्पेंद्र भाई ने बात कही है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है जी। वहां का मैंडेट दोनों प्रदेशों का, ये दोनों प्रदेश अपने आप में एक पहली बार समय कम है, तो आप मुख्यमंत्री बताइए। आप कोई अगली बात कर लें। नहीं, हम कह रहे मुख्यमंत्री के बारे में। अगर आप मुख्यमंत्री, मैं तो या तो आप समय दें ना पूरा, या फिर आप उसको लिपेट दें। नहीं, मुख्यमंत्री, मेरा ये कहना है कि दोनों के दोनों प्रदेश में पहली बार कांग्रेस के अतिरिक्त कोई राष्ट्रीय दल लोगों के लिए ऑप्शन आया है। उससे पहले वो गठबंधन के रूप में ही आता रहा है, और इस बार जो दोनों प्रदेशों का एग्जिट पोल है वो बीजेपी को आगे दिखाते हुए, और किससे आगे दिखा रहा है? अपने गठबंधन के साथियों से। कांग्रेस वहां कहीं नहीं है, इसलिए। और वहां पे क्यों बीजेपी है? जैसे अभी पुष्पेंद्र ने कहा कि वहां पे संगठन नहीं है, और नरेंद्र मोदी की सभाओं ने वहां का चुनाव उठाया है, और नरेंद्र मोदी ने अपने लिए वोट मांगा है कि मेरे को आप जानते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी पे वोट दीजिए। इसलिए ये जो विधायक दल का नेता होना, फलाना होना, मुझे लगता है ये बेईमानी है। ये इसलिए बेईमानी है क्योंकि नरेंद्र मोदी की बात को लोगों ने पसंद किया है। उनके कहने पर बीजेपी को अगर मेजॉरिटी आती है एग्जिट पोल के हिसाब से दोनों जगह, तो ये मेजॉरिटी नरेंद्र मोदी को आ रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड मिलना चाहिए किसी को भी चूज करने का। अब जहां तक रही मुख्यमंत्री की बात है, क्योंकि पब्लिक ने चुना है और मोदी के कहने पर चुना है। इन 6 नामों वहां पर जो 6 नाम नहीं, 6 नाम का तो प्रश्न ही नहीं। मैंने कल भी आप यहां पे कार्यक्रम में कहा था कि मेरे हिसाब से पंकजा मुंडे जो हैं वो सबसे ऊपर हैं इस लिस्ट के अंदर। आप ये तो चाहे मतलब आप सीधा नाम लेना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि बैकवर्ड क्लास का, साथ में महिला होना, उनका पढ़ा लिखा होना, और गोपीनाथ मुंडे के परिवार को जिस प्रकार की क्लोजनेस उनकी थी मोदी जी के दिमाग में उनके प्रति जो छवि थी, मुझे लगता है कि ये सारे समीकरण जो हैं अनुभव के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं। मैं अनुभव के नाम पर देखिए, आप ओबीसी भी हैं, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी है, वो देवेंद्र के साथ भी वो देवेंद्र पर लागू होता है। अगर नहीं, वो देवेंद्र पर भी लागू होता है। अगर आप नहीं, मान लिया मुख्यमंत्री के पास के लिए आप कह रहे हैं, एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं, इस देश की नंबर 2 मिनिस्ट्री मानी जाती है, नंबर 2 नंबर 3 एचआरडी मिनिस्ट्री। आप मुझे बताएं कि उस पे जो मंत्री पद पे हैं वो किस एक्सपीरियंस के तहत हैं? देशों में, सरकारों में मंत्री जो है वो एक्सपीरियंस पे नहीं चलता है, सिस्टम चलाता है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये बताएंगे कि सिवाय नितिन गडकरी के
कौन ऐसा है जिसको आप कह सकें कि एक्सपीरियंस्ड है? देवेंद्र भी धर्मेंद्र एक नाथ खड़से हैं, उनको अनुभव है। नहीं अनुभव किस बात का? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है दिलीप जी? प्रधानमंत्री 6 में से जो हमने नाम चर्चा किया, 6 में से कोई एक नाम पे मनमोहन सिंह को कौन सा था जो 10 साल प्रधानमंत्री बने भाई? वो तो चुनाव भी नहीं लड़े। फिर आप वही करना, आप वो कहते हैं जिसको आपने लगातार चुनौती दिया, जिसपे सवाल उठाया, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी वही काम करे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कम से कम ये तो नहीं कर रहे कि दिल्ली से कहते हैं नरेंद्र मोदी का कम से कम कांग्रेस के एजेंडा तो नहीं है कि सीएम कमजोर हो। दिलीप जी नाम बताइए आप बस। आप नाम बताइए, अच्छा आप किसके फेवर में? आप फेवर की बात नहीं है, आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन है? नहीं, पसंदीदा नहीं, मेरा मानना है कि एक बात है, वो हमने नाम ले दिया, अब नाम ढूंढा। मेरे पास कोई नाम नहीं है, मेरे पास सिर्फ इन सिद्धांत के रूप में वो व्यक्ति बनना चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसकी लग रही है आपको? नाम Probability किसकी? आप आदर्श बात कर रहे हैं सर, आदर्श बात कर रहे हैं आप। आदर्श नहीं, आप ये बताएं कि वहां पे नरेंद्र मोदी का अब कौन फेवरेट है, ये मैं नहीं बता सकता हूं। मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी के सामने आपका- चुनौती है। आपका एनालिसिस उस क्या राज्य कह रहा की है? जनता जिस जो भी किसको- सीएम बनेगा, किसको वरीयता वो देनी लोग चाहिए? उसमें नरेंद्र मोदी को अगर देखेंगे, इस वक्त- उसके किरदार अगर आप ये को, उसके एक्शन को हर आदमी नरेंद्र मोदी की तरफ परखेगा। अगर कहीं गड़बड़ होगी तो नरेंद्र मोदी की चॉइस पे सवाल खड़ा होगा। लिहाजा नरेंद्र मोदी के चाहे पंकजा क्लोज हो या न क्लोज हो या देवेंद्र फडणवीस क्लोज हो, ये विषय नहीं होगा उनके सामने। उनके सामने विषय होगा साफ सुथरी छवि। चले समय कम है, अगर आप मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, जी अनुभव होना बेहद जरूरी है मुख्यमंत्री पद के लिए। चले तो आप आपके किसी भी राज्य के हाँ। मुख्यमंत्री पद के लिए, बाकी चीजें सियासी तौर से उसका एक मैसेज जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इशारा नरेंद्र मोदी जब चीफ इशारा मिनिस्टर बने नितिन थे गडकरी की तरफ मान ले। गुजरात के, तो किस एक्सपीरियंस में बने थे भाई? इशारा नितिन गडकरी की तरफ मान ले दिलीप जी, इशारा आप नितिन गडकरी की जानते हैं तरफ मान इस ले। बात को कि नरेंद्र मोदी वो चीज रिपीट नहीं कर सकते हैं आज, नहीं तो उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे। चलिए आपका अनुभव वाली बात पे इशारा नितिन गडकरी की तरफ मान सकते हैं? नहीं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई इशारा नहीं है। अजीत मेरा जी- मानना है कि ये जो पद होगा उसमें दो चीज, अनुभव और सियासत, चलिए, फायदा और नुकसान उसका आकलन होगा। अजीत जी आप अपनी तरफ से बस नाम दीजिए, उसके बाद हरियाणा पे शुरू करते हैं बात। देखिए, हमारी तरफ से तो ये है कि पंकजा मुंडे का नाम उछाला जरूर जा रहा है, जी। क्योंकि दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, लेकिन अपना उनका बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं है। दूसरी बात कि महाराष्ट्र की राजनीति केवल एक परिवार या एक तरफा नहीं है, उसमें बहुत समस्याएं हैं। उनको सुलझाने के लिए मुझे लगता है कि वहां जो संघर्ष कर रहा जी, है, जी, जी, जो जी, नीचे से जुड़ा हुआ नेता है, कोई ना कोई वो चेहरा आएगा। नीचे से जुड़ा हुआ नेता तो किसको मान कांग्रेस सकते ने तो हैं? इतने सारे मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस समय- दिए समय का- थे, सबने अपना रंग दिखाया। चलिए, कोई चलिए, आदर्श में इसी- फंसा हुआ है, इसी- कोई इसी तरह की रेस हरियाणा में भी बनी हुई है। आइए जरा कुछ नामों पे जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं, कौन से वो नाम है जो कि हरियाणा की रेस में बने हुए हैं। हरियाणा में भी सीएम पद के दावेदारों की रेस तेज है, खासकर बीजेपी में इसकी लंबी फहरिस्त है। हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति के बीच बीजेपी में सबसे बड़ा नाम गैर जाट नेता के तौर पर रामविलास शर्मा का है। राज्य की राजनीति में वे बीजेपी के सबसे पुराने चेहरों में शुमार हैं। 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि ये जातीय समीकरणों में पिछड़ते नजर आते हैं। इन्हें संघ का भी समर्थन नहीं है और मौजूदा पार्टी नेतृत्व के पसंद भी नहीं। हरियाणा में बीजेपी के एक और ताकतवर चेहरे मनोहर लाल खट्टर हैं। उनकी ताकत पार्टी संगठन में मोदी के साथ वे काम कर चुके हैं। संगठन में अंदर तक उनकी पैठ है, संघ के पूर्व प्रचारक है। लेकिन इनकी कमजोरियां भी कम नहीं। इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है, जनाधार की कमी है, पंजाबी नेता है, प्रशासनिक अनुभव की भी कमी है। बीजेपी के तीसरे सबसे बड़े चेहरों में अगर कहा जाए तो अनिल विज। उनकी ताकत यह है कि वे 5 बार विधायक रहे हैं। उनकी छवि ईमानदार है, बीजेपी विधायक दल के मौजूदा नेता भी हैं, वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन साथ ही इनकी कमजोरी भी प्रशासनिक अनुभव की कमी है। ये भी पंजाबी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और प्रदेश की राजनीति में बहुत इनका सीमित असर है। हरियाणा की राजनीति में अगर बीजेपी में जाट नेताओं में जो सबसे बड़ा नाम है वो कैप्टन अभिमन्यु का है। केंद्रीय नेतृत्व से उनकी नजदीकी है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पुराना जाट चेहरा है। हालांकि उनकी कमजोरी यह है कि वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। प्रशासनिक अनुभव की कमी है, प्रदेश में जाट विरोधी माहौल होने के कारण चूक सकते हैं, जनाधार की कमी। इनके अलावा ओपी धनखड़ किसान नेता हैं, जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, संघ के नजदीकी हैं, विद्यार्थी परिषद से होते हुए राजनीति में आए, यानी संगठन में अंदर तक पकड़ है। लेकिन इनकी कमजोरी यह है कि इनके अनुभव की कमी है। राव इंद्रजीत बीजेपी का एक और चेहरा, हालांकि कल तक वो कांग्रेसी थे। लोकसभा चुनाव 2014 के करीब आने पे वे बीजेपी के साथ जुड़े। इनकी ताकत इनका प्रशासनिक अनुभव है। बीजेपी का अहिरवाल में सबसे मजबूत चेहरा है, राज्य के पहले सीएम के बेटे हैं,
हुड्डा सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन उनकी कमजोरियां भी। वे पुराने कांग्रेसी हैं, जातीय समीकरणों में फिट नहीं बैठ पाएंगे। जातीय नेता की उनकी छवि है। केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अलावा कृष्णपाल गुर्जर का नाम भी सीएम पद की रेस में। उनकी ताकत यह है कि संगठन पर इनकी पकड़ मजबूत है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पुराने भाजपाई हैं, केंद्र में मंत्री, बड़े गुर्जर समुदाय के नेता माने जाते हैं। हालांकि इनकी कमजोरियां भी, इनका सीमित जनाधार है, जातीय नेता की छवि है। बीजेपी में चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए, वो भी सीएम पद की रेस में। उनकी ताकत यह है कि वे कद्दावर जाट नेता, प्रशासनिक अनुभव है इनके पास, प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, जाट लैंड में उनकी अच्छी पकड़ है। हालांकि उनकी कमजोरियां भी, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, जाट नेता होने का उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इस सब के अलावा एक और सशक्त नाम सुषमा स्वराज, बीजेपी की दिग्गज नेता है, राष्ट्रीय नेता। इनकी राष्ट्रीय पहचान, लंबा प्रशासनिक अनुभव है, प्रदेश की राजनीति का भी अनुभव है, पार्टी के प्रदेश संगठन पर उनका प्रभाव है। हालांकि उनकी कमजोरियां हैं, प्रदेश की राजनीति से बहुत समय से दूर रही हैं और केंद्र में मंत्री। चलिए, सबके पास सिर्फ 10-10 सेकंड का समय है। आप सबसे, दिलीप जी आपसे शुरू करते हैं। किस नाम को आपको लगता है कि वरीयता दी जाएगी? जॉट नाम जो आज रात में जिनको नींद नहीं आएगी, कल इसको पता करके हम देखेंगे जी, उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि तो किसको नींद नहीं आपको लग रहा है कि आएगी आज? नहीं, इसमें से कई और नाम है। मुझे लगता है कई डार्क हॉर्सेस हैं अभी जो नाम लिए गए हैं। बीजेपी के बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, रामविलास शर्मा हैं, उनका आया नाम, उनका अगर नाम मैंने देखा नहीं, कई नाम और हो सकते हैं। इसलिए अभी खट्टर साहब जो हैं, इनके अलावा मुझे लगता है जो वहां सबसे अहम बात है वो ये नहीं है कि कौन बनेगा, किस आधार पे बनेगा, ये महत्वपूर्ण है। अगर कौन बनना चाहिए मुझसे पूछेंगे अगर आप, तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन आपने महाराष्ट्र के बारे में तो नाम डिस्क्लोज किया नहीं, इसमें कर दिया। मैं आपको आप अगर व्यक्तित्व के बारे में पूछे, मुझे लगता है कि उनके पास, लेकिन उनकी एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो अभी कांग्रेस से आए। समय नहीं, 10 सेकंड के अंदर पुष्पिन जी आपका फेवरेट नाम और नींद किसको नहीं आई? नहीं, बात जो दिलीप कह रहे हैं मैं उससे सेकंड करता हूं कि अगर आप देखें ओबीसी चेहरा है और रिफाइंड चेहरा है, लेकिन मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि जो जीत के सीट आएंगी भारतीय जनता पार्टी की 50 की जो माना जा रहा है, उसमें से कितने भाजपा पुराने जीतेंगे और कितने बाहर वाले जीतेंगे। इसलिए एक तो ये इलेक्शन जाट और नॉन जाट पे लड़ा गया है, तो बीजेपी को नॉन जाट जो बेल्ट है उसने सपोर्ट बहुत किया है, जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहा है। अगर नॉन जाट बनेगा तो फिर उसमें यह तय होगा कि वो बीजेपी का हो, हार्डकोर बीजेपी का हो। सुषमा स्वराज कभी संघ में नहीं रही हैं, बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आई हैं, लिहाजा उनके प्रधानमंत्री के दावे पे भी बहुत सारे सवाल हुए थे। इसी तरीके से यहां पे उन लोगों पे सवाल होगा, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे चौधरी बीरेंद्र हो, वो तमाम लोग जो दूसरी पार्टियों से आए और 30-30, 40 साल के बाद। लिहाजा इन कांग्रेसियों पे भारतीय जनता पार्टी कितना भरोसा करेगी, ये सवाल है। अजीत जी, बहुत संक्षेप में। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फिक्रमंद और जिसको नींद नहीं आएगी वो है ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि अगर उनको लगता था कि भाई जेल से ही वो शासन संभालेंगे, चलाएंगे, लेकिन अगर एग्जिट पोल के मुताबिक अगर सीटें नहीं आई, कुछ भी कम हुआ, तो ये मान के चलिए कि फिर चौटाला बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। चलिए, नाम जहां तक है खट्टर साहब का नाम मुझे लगता है, खट्टर साहब का। चलिए धर्मानी साहब, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त में। देखिए, मुझे लगता है कि शायद आप के यहाँ ध्यान में आया हो या ना, लेकिन आज ही एक नई डेवलपमेंट जो हुई है, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के बहुत जबरदस्त विरोधी हैं, उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है और वो INLD को कांग्रेस के पास लाना चाह रहे हैं। ये जो एक खबर है, ये अपने आप में विचित्र खबर है। कारण यह है कि INLD का पूरी राजनीति, उनका पूरा कार्यकर्ता कांग्रेस विरोधी जन्म से रहा है। अगर वो पास में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट होगा, मेरे को लगता है हरियाणा की राजनीति में। जहां तक रहा आपने जो बात कही, अगर वो जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सब ठीक चलता है, अगर केंद्र से कोई जाता है जिसकी संभावना अभी तक देखी नहीं जा रही, तो मुझे लगता है जो दिलीप भाई ने बात कही है, वो नाम सबसे सशक्त इसलिए है कि वो उनकी प्रभाव की जो 27 सीटें हैं, उसमें से अगर 20 सीटें 22 सीटें जो कहा जाता है जीती जाएंगी उस एरिया से, तो अहीरवाल का सबसे बड़ा चंक, उसका क्रेडिट राव इंद्रजीत को जाता है। और इंद्रजीत पिछले 2.5 साल, 2.25 3 साल से
बीजेपी में आने से पहले से जी, जी, जी। वो आरएसएस चलिए। और उनके नेताओं से संपर्क में है। जी, चलिए, दूसरा चलिए। नाम जो जी, आता है, जी, जी, जी। जिसकी बात आप कर रहे हैं, अगर प्रदेश से आने वाली बात है जी। तो मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे पहले चलिए। आ ही रहा है। जी चलिए, तो तमाम नाम है, रात भर का समय है, रात भर तमाम लोगों को नींद नहीं आएगी, इस कार्यक्रम को ही समेटने का वक्त हो गया। लेकिन सुबह 7 बजे से लगातार महज 12 घंटे से भी कम समय बचा है। महाराष्ट्र और हरियाणा के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सुबह 7 बजे से लगातार आप देख सकते हैं। सिर्फ जैन टीवी पर तमाम पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम बड़े राजनेताओं के साथ हम करेंगे सबसे बेहतर विश्लेषण। आप देखते रहिए जैन टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।